फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ऑन वैलिडेट ट्रिगर और ऑन लुकअप के लिए किस तरीके से आप बिजनेस सेंट्रल में इम्प्लीमेंट करते हो और उसका यूज हम लोगों ने समझा था कि आप ट्रिगर्स में जो फील्ड ट्रिगर्स होता है आप वहाँ पे वैल्यू डालते हो, फिर वो हिट होता है। हमने दोनों का जो है वहाँ पे डिफरेंस भी देखा था कि कब हमें कौन सा ट्रिगर लगाना है, वो हम लोगों ने समझा था। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि बिजनेस सेंट्रल जो है वो एक ईआरपी का टूल है, जो कि अब जो है कॉरपोरेट वगैरह के लिए होता है, जो कि ऑलरेडी में एक कंपनी होती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो। तो जैसे हमारे पास कुछ मास्टर्स में कस्टमर की आप लिस्ट देख रहे हो, तो ये कुछ कस्टमर्स हैं। ये कस्टमर जो है वो इट कुड बी अ ह्यूमन, और मान लो ये कोई कंपनी भी हो सकती है। तो अभी मैं कंपनी मान के ही चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एलटीडी का अलग, कैनन ग्रुप, पीएलसी लॉकर। तो इस तरीके से ये कंपनीज है। तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी जो है कस्टमर्स की लिस्ट है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो कार्ड पेज भी मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो कस्टमर्स का जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कस्टमर्स जो है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि भाई कस्टमर को कस्टमर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है, ठीक है। या जितने भी वेंडर है वो कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं उसको। तो बेसिकली बिजनेस सेंट्रल में आपके पास एक मॉड्यूल होता है। उस मॉड्यूल के में क्या होता है ना कि आप सेल्स और परचेज को मेंटेन करते हो। अगर मैं अमेजोन की ही बात करूं, तो अमेजोन पे आप जाते हो, कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हो और फिर परचेज करते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं वो लोग, और उस परचेज ऑर्डर का जो भी इनवॉइस वगैरह रहता है वो उस वेंडर को भेजते हैं, जो जिसकी इन्वेंट्री से आपको वो सामान भेजना है, मतलब शिप करना है। फिर आप इनवॉइस का जो है पेमेंट करते हो। आप सीओडी करते हो या फिर पेमेंट वगैरह के लिए आप ऑनलाइन भी दे देते हो। तो वहाँ पे एक ऑर्डर बनता है, और फिर वो सेल्स ऑर्डर हुआ उनके लिए जिस वेंडर से आपने परचेज़ किया है कि भाई इस कस्टमर को ये सामान देना है। वो गुड डिलीवर होगा। उस गुड्स की डिलीवरी के बाद वो जो पेमेंट है वो अमेज़ोन के थ्रू जो है वो फाइनली उस वेंडर तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है रिटेल का बिजनेस काम करता है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास एक सेल्स का टैब है, आप देख सकते हो। पूरा का पूरा सेल्स का जो टैब है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइडियली क्या होता है कि सबसे पहले आप सेल्स कोट्स बनाते हो। कोट्स क्या हो गया कि मतलब एक राउंड फिगर में आप समझ लेते हो कि मेरे लोकेशन पे ये आइटम्स का जो है प्राइस क्या होगा, क्या क्या है, मतलब वो डिटेल्स वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पे उन चीज़ों को जो है डालते हो। तो मान लो कि मैं एक नया कोट बना रहा हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि क्योंकि मैं सेल्स कोट बना रहा हूँ, और सेल्स का जो पूरा प्रोसेस है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। तो मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर ही ले ले रहा हूँ, द कैनन ग्रुप। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा तो स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑन वैलिडेट ट्रिगर लिख रखा है, जो कि आप लोग सीख चुके हो, जिसके बेसिस पे क्या हुआ कि कस्टमर कार्ड से कुछ डिटेल यहाँ पे फिल हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिटेल जो है वो जैसे ही मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया था, तो जो भी कस्टमर कार्ड पे वो फील्ड है वो डेटा वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हुई कि भाई ठीक है, ये तो कस्टमर का डिटेल हो गया कि मुझे सामान कहाँ पे चाहिए, एड्रेस वगैरह या बिलिंग मेथड, ठीक है, कैसे वो करेगा। अब वो कौन सा गुड खरीदना चाह रहा है, मतलब आइटम्स की बात होगी यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हेडर एंड लाइन का कॉम्बिनेशन। ये हेडर है और ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है वो आप सेलेक्ट करते हो। तो मैं यहाँ पे एक डेस्क जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे एक डेस्क चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया वन क्वांटिटी, मतलब मुझे एक डेस्क चाहिए। ये कस्टमर इसके लिए हमें चाहिए, ठीक है। ये एड्रेस है, ये हो गया आपका एड्रेस। यहाँ पे जब आप देखोगे इनवॉइस की डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेमेंट टर्म जो है 1 M 8 D, मतलब है कि 1 मंथ और 8 डेज़ के लिए है। कस्टमर का कैटेगरी ग्रुप है, यहाँ पे मीडियम है। लोकेशन कोड ब्लू है। लोकेशन कोड मतलब जैसे नोएडा में सेक्टर वगैरह होता है, तो आप एक लोकेशन कोड दे सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, मतलब 5 सेक्टर को मिला करके एक ये कोड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिलिंग एंड शिपिंग जो है वो आप डिफ़ॉल्ट देख रहे हो, जो सेल टू एड्रेस है वही बिल टू एड्रेस है, ठीक है। और शिप टू एड्रेस, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। सेल टू एड्रेस, बिल टू एड्रेस और शिप टू एड्रेस, ये 3 एड्रेस होते हैं।
तो जो आपका सेल टू एड्रेस होता है वो जैसे ही आप कस्टमर पे जो भी चीज़ वहाँ पे रहता है वो वहाँ पे कस्टमर कार्ड से वो चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ रहा है। तो ये आपका क्या है, एक कोड हो गया जहाँ पे आपको एक आइडिया लग रहा है कि मुझे कितना अमाउंट पे करना है अगर मुझे ये डेस्क परचेज करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल और इस तरीके से दिख रहा होगा कि सब टोटल एग्जैक्ट वैल्यू ये लाइन लेवल पे भी आपको दिखता है। यूनिट प्राइस इसका इतना है, लाइन अमाउंट आपको इतना पे करना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैट वगैरह की भी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो आप सिंपली फंक्शन की जो होता है वो 7 प्रेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो पूरा डिटेल है आपको इस तरीके से कि कितनी क्वांटिटी है, ग्रॉस वेट क्या था उसका, है ना, उस पर जीएसटी वगैरह अगर लग रहा है, इंडिया का कस्टमर है तो जीएसटी यहाँ पे चलता है, वैट वगैरह की डिटेल यहाँ पे आ रही है, बैलेंस कितना बच रहा है कस्टमर के पास। ठीक है, वो सारी डिटेल आ गई। तो ये सब स्टैंडर्ड का मॉड्यूल है, अभी इसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं हुआ है। तो हम लोग एक्सटेंशन के थ्रू यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझेंगे कि कैसे करना है। तो मान लो कि ये जो कोट है ये डन हो गया, कस्टमर को मैंने दिखा दिया उसको। ठीक है, वो सारी चीज़ें के लिए बोल रहा है कि हाँ ओके है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, इसको आप करते हो मेक ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो कोट है ये आपका ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले आपको एक मैसेज आता है कि आपको कंफर्म करना है, तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यस किया तो ये जो कोट है वो अब कन्वर्ट हो गया है ऑर्डर में, और ऑर्डर नंबर ये है 101006। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको एक सेल्स ऑर्डर दिख रहा होगा, जो कि आपने नहीं बनाया, आपने बस कन्वर्ट किया है, आपने तो कोड बनाया था। अब ये ऑर्डर जो है ये आपका काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि मुझे यहाँ पे अब मान लो कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इसको एक्सटेंड करना था, टेबल को एक्सटेंड करना था, पेज को एक्सटेंड करना था। एक्सटेंड क्यों करना था, अब इसमें स्टैंडर्ड ने जितनी फील्ड दे रखी है मैं चाह रहा हूँ कि उसमें से मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना वो थोड़ा अलग है कि मुझे ये फील्ड चाहिए। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि पहले टेबल कौन सा है, वो फील्ड कहाँ कहाँ चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ चाहिए, उसमें डेटा कहाँ से आएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि सपोज करते हैं कि सबसे पहले मुझे फील्ड चाहिए सेल्स हेडर पे। तो ये आप कैसे समझोगे कि किस टेबल पे क्या ऐड करना है, उसके लिए आपको पेज इंस्पेक्शन ओपन करना है। इसका शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर किसी के लैपटॉप में शॉर्टकट नहीं चल रहा है किसी की भी मशीन में, तो आपको सिंपली हेल्प में क्लिक करना है। उसके बाद आप जाओगे हेल्प एंड सपोर्ट में, और यहाँ पे आपको दिखेगा पेज इंस्पेक्शन का ऑप्शन, इंस्पेक्ट पेजेस एंड डेटा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मैनुअली उसी पेज को ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेज का आईडी और नाम दिख रहा है, और यहाँ पे टेबल का नाम और आईडी दिख रहा होगा। ये हमें क्यों देखना है, क्योंकि जिसको एक्सटेंड करना है ये स्टैंडर्ड ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये जो टेबल है ये बेस एप्लीकेशन का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एआर लैंग्वेज में इसको डिज़ाइन कर रखा है पूरे टेबल को, पेजेस को। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप इसका जो एक्सटेंशन है वो बना सकते हो ताकि एक नया फील्ड ऐड कर पाओ, है ना। पेज में भी फिर ऐड करना पड़ेगा उसको ताकि वो यहाँ पे उसका व्यू होना चाहिए क्लियर। तो टेबल में भी ऐड करना पड़ेगा, पेज में भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने सेल्स हेडर टेबल में मैंने एक फील्ड ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हो वो फील्ड है ग्लोबल नेम। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो फील्ड है वो एक्सटेंशन का है। आप लोग बोलोगे कि ये तो चलो बेस एप्लीकेशन ही आ रहा है उसमें, उसको समझने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है ग्लोबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, मतलब जो आप कस्टमाइजेशन बनाओगे उस प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे वो ऐड होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि BCLG वाले प्रोजेक्ट एरिया पे हम लोग काम करते हैं स्टार्टिंग से ही, मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये प्रीफिक्स होता है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे ही आप लोग भी जब काम करोगे तो अपना कुछ प्रीफिक्स रखना है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ पोस्टिंग डेट। ठीक है, ये देखो तो पोस्टिंग डेट जब यहाँ पे दिख रहा है तो आपको मिल रहा है कि बेस एप्लीकेशन, मतलब ये उस एप्लीकेशन का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लोबल, सारे फील्ड में आपको दिख रहा होगा बेस एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल,
जो कि ये वाला फील्ड है। तो ये जो फील्ड है ये आपका कस्टमाइजेशन के थ्रू मैंने एक फील्ड ऐड किया है, क्योंकि इस तरीके की रिक्वायरमेंट थी। तो अब इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेल्स ऑर्डर पे तो आ गया ये फील्ड, मैं चाह रहा हूँ कि सेल्स लाइन पे भी हो, तो मैंने लाइन पे भी इसको ऐड कर रखा है। ठीक है, आप लाइन पे देखोगे लाइन पे भी है, लेकिन यहाँ पे आप इसमें कुछ डाल नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके से वैलिडेट किया हुआ है कि जो आप हेडर पे डालोगे वही लाइन पे भी आएगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे एक और आइटम ले लेता हूँ। इसकी मुझे 2 क्वांटिटी मान लो परचेज करना है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप इस फील्ड पे देखना कि वैलिडेशन किस तरीके से चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, जो भी डेटा मुझे आगे पास ऑन करना है और कहाँ कहाँ करना है वो सब मैं बताऊँगा आपको। तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेम 001। ठीक है, ये मान लो ग्लोबल नेम है इसका। जैसे ही आप इस पे बाहर क्लिक करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे ये पॉपुलेट हो गया है। ये कैसे किया है, ये ऑन वैलिडेट ट्रिगर के थ्रू किया है। ठीक है, कोड मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि टेक्निकली ये काम कैसे हो रहा है, लेकिन इस तरीके से इस पे चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आपने आप जितने भी लाइन लोगे और जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो सारे लाइन पे जो है वो सेम डेटा आ जाएगा। तो मुझे अभी सेल्स लाइन में जो है, इस एरिया को लाइन बोलते हैं, ये सेल्स लाइन है, सेल्स हेडर और सेल्स लाइन। ठीक है, हेडर एंड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, और इस पेज को डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं। वो आप इंस्पेक्शन से भी समझ सकते हो। अभी हम लोगों को क्या समझना है कि ये जो डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं सेल्स ऑर्डर को पोस्ट करूँ, तो पोस्टिंग पे क्या होता है कि आप यहाँ पे देख लो, जैसे आप पोस्ट बटन पे क्लिक करते हो तो बिजनेस सेंट्रल में स्टैंडर्ड क्या करता है, एक पोस्टिंग का पूरा इंजन रन होता है, और वो एक शिपमेंट बनाता है, एक इनवॉइस बनाता है। शिपमेंट बनाता है डिलीवरी के लिए, कि कस्टमर का जो है शिपिंग एड्रेस क्या है, और इनवॉइस बनाया जाता है आपका बिलिंग के लिए। ठीक है, बिलिंग का मोड की अभी बात नहीं हो रही है कि बिलिंग मोड क्या है, कि उनको कैश देना है या उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है, एनईएफटी यूपीआई जो भी करना है। तो लेकिन आप उसका चालान तो बना करके दोगे ही, तो ऐसे ही शिपमेंट का भी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से चीज़ें होती है वहाँ पे। तो हमें पता चल गया कि एक शिपमेंट बनेगा, एक इनवॉइस बनेगा जब मैं इसको पोस्ट करूँगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप पोस्ट करो तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर जो है यहाँ पे आप डाल दो। मैं अभी यहाँ पे समझने के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, इसका रिफ्लेक्शन मुझे वहाँ पे दिखेगा शिपमेंट में। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोगों का फोकस है कि ग्लोबल नेम वाली जो फील्ड है, ये डेटा हमें आगे जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं पोस्ट करूँगा तो मुझे वहाँ पे भी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि डेटा पोस्टिंग के बाद जाने के लिए ये फील्ड वहाँ भी होना चाहिए। अब बिजनेस सेंट्रल ने तो स्टैंडर्ड ने तो ये फील्ड दिया नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि उस टेबल और पेज में भी मैंने ऐड किया होगा। तो बिल्कुल मैंने ऐड किया है, मैंने इनवॉइस पे भी किया हुआ है और मैंने शिपमेंट पे भी किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे पोस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक किया, अब मैं करूँगा शिप एंड इनवॉइस। ओके करते हैं। तो ये एक पोस्टिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे रन हो रहा है। ये पूछ रहा है आपको कि इनवॉइस पोस्ट हो गया है, ये नंबर है, आपको ओपन करना है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप पोस्ट करते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब उसका जो पूरा डेटा है वो ट्रांसफ़र हो गया है पोस्टेड शिपमेंट में और इनवॉइस में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यही पूरा है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो डेटा है आपका डिम 001 वो यहाँ पे आ गया है, क्योंकि पहले ही पेज में और टेबल में मैंने ऐड कर दिया था। उसको अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको इंस्पेक्शन सिखा रखा है। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे सिंपली ग्लोबल, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो फील्ड है ये आपका कस्टमाइजेशन के थ्रू ऐड किया गया है, और इसमें डेटा भी आ रहा है। ठीक है, जो भी आपने सेल्स लाइन पे इसकी वैल्यू सेलेक्ट करी थी, यहाँ पे हेडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, जितने भी पोस्टेड डॉक्यूमेंट है, ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हेडर पे ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। बस इसका डेटा शो कराने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये आपका हो गया इनवॉइस। ठीक है सर, इनवॉइस पे तो आ गया। अब मैं आपको शिपमेंट में भी दिखा दे रहा हूँ। शिपमेंट पे देखने के लिए आपको क्या करना है, यहीं से शिपमेंट में देख लेते हैं। यहाँ पे लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको एक बटन मिलेगा आइटम शिपमेंट लाइन का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक शो डॉक्यूमेंट का बटन मिल रहा होगा। शो डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अभी अभी जो ऑर्डर पोस्ट हुआ है
वैसे आप मैच करने के लिए कोड नंबर, ऑर्डर नंबर अगर आप याद रखते हो तो आप मैच कर सकते हो कि वही ऑर्डर है, उसी ऑर्डर का शिपमेंट एंड इनवॉइस है। वैसे मुझे पता है कि ये वही है और ये उसी का शिपमेंट है, तो आपको दिख रहा होगा। दोबारा से आप इसको देख सकते हो कि ये जो फील्ड है ये आपका जो है, मैं वैल्यू भी लिख दूंगा तो आ जाएगा टिम 001। तो ये देखो आप, आपका शिपमेंट लाइन पे भी ये फील्ड ऐड हुआ है। तो अभी आपको समझ में आया कि सबसे पहले मैंने उसको ऐड किया था सेल्स ऑर्डर के ऊपर, उसके बाद मैंने ऐड किया था उसको सेल्स लाइन, उसके बाद मैंने उसको इनवॉइस में भी दिखाया आपको और शिपमेंट में भी दिखाया। पोस्टिंग के बाद इसमें डेटा आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज़ तो आप कर लोगे इजीली, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसफ़र फील्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि बाकी फील्ड में भी डेटा जा ही रहा है, तो वो आप कर पाओगे। लेकिन अब आपको यहाँ पे समझना है, एक बटन होता है शिपमेंट में फाइंड एंट्रीज करके, ये एक एंट्रीज होता है, तो ये आपको इनवॉइस में मिलेगा। फाइंड एंट्रीज की एंट्री आपकी कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, जिनके लिए भी ये सारी चीज़ें नई हैं, जो पहली बार पूरे सेल्स प्रोसेस को समझ रहे हैं, वो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि उनको पहले पूरा स्टैंडर्ड का वो लॉजिक समझ में आए। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड के साथ साथ मैं आपको कस्टमाइजेशन भी समझा रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। अभी ये फंक्शनली आप समझ लो, इसके बाद मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा कि टेक्निकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन चीज़ों को। तो जैसे ही हम लोग फाइन एंट्रीज में आए तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो पोस्टेड शिपमेंट लाइन, जो कि ऑलरेडी यही आप देख रहे थे, यही वो लाइन है। और एक दूसरी एंट्री हमें शिपमेंट में मिल रही है कि आइटम लेज़र एंट्री की। तो मैंने कस्टमाइजेशन ये कर रखा है कि आइटम लेज़र एंट्री में भी मुझे वो फील्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि आइटम का पूरा ट्रांजैक्शन सेल्स लाइन से आया इनवॉइस लाइन पे, शिपमेंट लाइन पे। और आइटम लेज़र एंट्री वो खुद का भी अपना एक मेंटेन करता है, जैसे कस्टमर लेज़र एंट्री वैसे ही आइटम लेज़र एंट्री। तो हम लोग यहाँ पे आइटम लेज़र एंट्री में जाएंगे और वहाँ पे भी वो फील्ड मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आइटम लेज़र एंट्री में भी वो फील्ड मैंने ऐड किया है। अब वो एक ही फील्ड है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया नहीं था। और मान लो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी कि ठीक है मुझे वो चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। अगर आपको ये अगर समझना है कि ये कस्टमाइजेशन है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन के थ्रू आप देखोगे कि ये इसको आपने डाला है, यहाँ पे बेस एप्लीकेशन आ जाएगा अगर माइक्रोसॉफ्ट उसको डालेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मार्क भी हो रहा है कि ये जो आपका फील्ड है ये कस्टमाइजेशन के थ्रू है। तो ये कब आया इस पे, ये पोस्टिंग के बाद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को आप समझते हो। तो आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह के बारे में भी देखा कि क्या है, शिपमेंट का आपने देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको इनवॉइस के भी कुछ एंट्रीज दिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग इनवॉइस से ही शिपमेंट में गए थे। यहाँ पे भी आप देखोगे फाइंड एंट्रीज का बटन है। और इनवॉइस में ज़्यादा चीज़ें होती हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा अमाउंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसको चालान बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होता है ना कि पूरी जीएल की एंट्री हो रही है, जनरल लेज़र वो एक अलग बन रहा है, जो मतलब एक जनरल टाइप का लेज़र है। वो सारे लेज़र का आप कह सकते हो कि एक पेरेंट लेज़र हो गया, रूट लेज़र हो गया। वैट की एंट्री का है यहाँ पे, कस्टमर लेज़र एंट्री है, डिटेल में कस्टमर लेज़र एंट्री आप देख सकते हो, वैल्यू एंट्री देख सकते हो। तो आप कहीं पे, और ये इनवॉइस लाइन ये वही वाला है, ठीक है। एक लाइन आपका ये वाला भी आ रहा है। तो ये भी ट्रांजेक्शन्स है क्योंकि ये लॉक हो गए हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये फाइंड एंट्रीज में मैं दोबारा से आता हूँ। और जब आप जैसे ही जीएल पे क्लिक करते हो तो ये देखो 5 एंट्रीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो कल को कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट आती है कि वो फील्ड मुझे यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो वो जो डिम करके वो जो डेटा आ रहा था आपका ग्लोबल का, अब मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। ग्लोबल डायमेंशन 1 आ रहा है और ये सारा बेस एप्लीकेशन का है, ठीक है। तो ये आ नहीं रहा है। चलो वैल्यू लिख करके देखते हैं, डिम 00 करके था, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब वो फील्ड नहीं डाला है और ना ही वो वैल्यू है। तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कहाँ चाहिए। मान लो कि कस्टमर बोलता है, आपका जो क्लाइंट है, कि भाई ठीक है मुझे ये वैट पे चाहिए, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ पे आपको डालना है और वो उसमें डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल की कस्टमाइजेशंस हैं। जो लोग अगर इस पे काम करते हैं या लैंग्वेज में, उनको ये आइडिया होगा, ठीक है, कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप देख सकते हो कोई बोल सकता है कि ठीक है वैल्यू एंट्रीज पे चाहिए,
या रिक्वायरमेंट आ सकती है कि कस्टमर लेज़र एंट्री पे चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे डाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से कहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मुझे पता था कि सेल्स लाइन से जो है शिपमेंट लाइन इनवॉइस लाइन पे डालना है, और उसके साथ साथ मुझे आइटम लेज़र पे भी डालना है, ठीक है। तो वो मैंने डाल रखा है। और ये मैंने मान लो कि सेल्स प्रोसेस के लिए कर रखा है। परचेज प्रोसेस भी ऐसे ही काम करता है कि आप क्या करते हो इसमें, सबसे पहले परचेज का जो पूरा प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखना है, ये वेंडर के बेसिस पे चलता है, ठीक है। जैसे सेल्स आपका पूरा कस्टमर के बेसिस पे चल रहा था, परचेज आपका वेंडर के बेसिस पे चलता है। बाकी प्रोसेस जो है वही है। सबसे पहले परचेज कोड बनाते हो, उसमें कंफर्म करोगे, फिर उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे आप, फिर उसकी पोस्टिंग होगी। तो उसकी पोस्टिंग में वहाँ पे शिपमेंट नहीं बनता है, यहाँ पे रिसिप्ट बनता है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो ना वहाँ पे रिसिप्ट बनता है। और वहाँ पे इनवॉइस तो बनेगा ही, इनवॉइस दोनों केस में बनता है। तो रिक्वायरमेंट आ गई कि ठीक है वहाँ पे भी चाहिए। अब देखो जैसे मैं अगर कोई परचेज ऑर्डर ओपन करूँ, एग्जिस्टिंग वाला ही ओपन कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे उसको ऐड किया था, ठीक है। पोस्टिंग डेट के साइड में यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर में दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड ही नहीं किया है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ग्लोबल नाम से कोई फील्ड है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। परचेज लाइन पे भी आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो आप लोगों को परचेज़ की रिक्वायरमेंट आती है तो आप परचेज़ मॉड्यूल में भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जो हमारा डेटा का फ़्लो है वो सेल्स ऑर्डर से सेल्स लाइन पे, फिर सेल्स लाइन से जैसे हमने पोस्ट किया तो सेल्स शिपमेंट पे, उसके बाद पोस्टेड सेल्स शिपमेंट पे, पोस्टेड सेल्स इनवॉइस पे, और साथ ही में आइटम लेज़र एंट्री पे भी हमको देखने को मिला था। तो ये कस्टमाइजेशन आप करते कैसे हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल के साथ साथ पेज का भी एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा, टेबल एक्सटेंशन, पेज एक्सटेंशन। अब मैं आपको कोड दिखाने वाला हूँ। उसके लिए हम लोग अपने वी एस कोड में आ जाते हैं कोड को देखने के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको समझना है टेबल एक्सटेंशन। अब इतने सारे एक्सटेंशन बने हुए हैं, आपको घबराना नहीं है, बस ये एक फील्ड ऐड हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि सेल्स ऑर्डर में ऐड करना है। तो उसको पैरेलली समझने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि उस टेबल की आईडी क्या है या कहाँ पे ऐड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस पेज पे आपको ऐड करना है फील्ड, आपको वो पेज ओपन कर लेना है। और जो मैंने आपको सिखा रखा है कि पेज को आपको इंस्पेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपके में ऑप्शन नहीं चलेगा तो मैंने आपको बता दिया था ये हेल्प में जा करके, लेकिन मेरे लैपटॉप में चल रहा है कंट्रोल ऑल्ट F1। F1 यहाँ पे फंक्शन की है, अगर डायरेक्टली नहीं चल रहा है तो आपको FN भी प्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि मुझे ये फील्ड जो है वो यहाँ पे कहीं पे चाहिए पोस्टिंग डेट के पास। तो भाई इसका टेबल का नाम क्या है, तो इसके टेबल का नाम है सेल्स हेडर। बस आईडी नहीं भी पता है तो हम लोग नाम से भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना रखा है सेल्स हेडर। तो ये आप देख रहे हो कि सेल्स हेडर का मैंने एक एक्सटेंशन बनाया है। ये आपका ओरिजिनल कोड है स्टैंडर्ड का। यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करके गो डेफिनेशन करोगे तो ये आपको स्टैंडर्ड टेबल दिखेगा सेल्स हेडर का। ये ऊपर तो लाइब्रेरी है। ये देखो आप टेबल 36 सेल्स हेडर जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कोड है ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने लिख रखा है। अब इसमें जो भी फील्ड्स हैं, ट्रिगर्स हैं, ये तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सटेंशन में। तो मैंने एक टेबल एक्सटेंशन बनाया है जिसकी आईडी है ये, उसका नाम मैंने ये रखा है। ये एक वेरिएबल है, ये आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे BCLG प्रीफिक्स है जो कि मैं आपको दिखा रहा था, और आपके प्रोजेक्ट का भी नाम वही है BCLG प्रोजेक्ट। जब आप यहाँ पे सर्च करते होगे ग्लोबल तो आपके प्रोजेक्ट का नाम वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये देखो आप BCLG प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहा होगा, ये नाम है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि सेल्स हेडर को हमें एक्सटेंड करना है क्योंकि ये जो पेज है ये सेल्स हेडर का है टेबल, और इसका जो पेज का नाम है वो सेल्स ऑर्डर है। तो हमें टेबल में भी ऐड करना पड़ेगा और पेज में भी दिखाना है, दोनों रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने टेबल में ऐड किया, और अभी ये ऑन वैलिडेट ट्रिगर को मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ, कट कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसमें कुछ कंफ्यूज ना हो जाओ। मान लो कि मैंने एक सिंपल फील्ड ऐड किया है। फील्ड ऐड करने के लिए आपको पता है टेबल का मतलब क्या करना है। आपको फील्ड में फील्ड की आईडी होनी चाहिए,
फील्ड का नाम है ये, उसका डेटा टाइप, फिर टेक्स्ट लिया मैंने तो उसका साइज होना चाहिए, कैप्शन दिया है मैंने लेवल के लिए कि क्या नाम वहाँ पे शो करना चाहिए। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे वही नाम शो कर रहा है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक उस पेज पे भी लगा दिया। ये देखो अब सेल्स ऑर्डर पेज कहाँ पे लगाया मैंने, तो ये जो स्टैंडर्ड का पेज है, अगर आपको स्टैंडर्ड का कोड देखना है तो इस तरीके से आप जाओगे यहाँ पे और ये स्टैंडर्ड का कोड है। आप देख सकते हो सेल्स ऑर्डर 42, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप का पेज होता है ये पूरा कोड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एयर लैंग्वेज में लिखा गया है। इस कोड को आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसका एक्सटेंशन बना सकते हो। तो मैंने एक्सटेंशन बनाया, ये पेज एक्सटेंशन है लेआउट, और मैंने इसमें ऐड आफ्टर चलाया, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और मैंने पोस्टिंग डेट लिखा हुआ है, तो ये देखो पोस्टिंग डेट के ऐड आफ्टर चलाया, मतलब इसके बाद ये वाला फील्ड ऐड कर दो, तो टेबल में भी आ गया और पेज में भी आ गया, ठीक है। अब दोबारा से हम लोग आ जाते हैं टेबल एक्सटेंशन में। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ आपको वो कोड समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इस कोड पे बाद में आते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू डालते हो, आपने नोटिस किया होगा वो वैल्यू जो है वो नीचे सेल्स लाइन में आ जाता है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे तो डाल ही नहीं सकते, ये देखो ये नॉन एडिटिव, ये क्लिक ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मान लो लिख दूँ न्यू वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने बाहर क्लिक किया ये वैल्यू आने लगा, तो मतलब ये हुआ कि ये सेल्स लाइन पे भी डाला हुआ होगा। तो एक बार दोबारा से इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जैसे मैंने इस एरिया पे क्लिक करा ये एरिया आपका हाईलाइट हो गया है, ये आ रहा है न्यू वैल्यू, ये आपका इस पर क्या है सेल्स लाइन है और सेल्स ऑर्डर सा फॉर्म है। तो रिक्वायरमेंट ऐसा था कि ठीक है क्वांटिटी के बगल में होना चाहिए ये फील्ड, तो आपको पता चल गया कि आपको टेबल में भी ऐड करना है और यहाँ पे भी ऐड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स लाइन का टेबल। तो सेल्स लाइन के स्टैंडर्ड टेबल को अगर आपको देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो। अब क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन देख रहे हैं तो मैंने क्या किया, एक टेबल एक्सटेंशन बनाया सेल्स लाइन का और वो सेम फील्ड वो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं किया, समझ लो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमें वो पेज पे भी देखना था, तो मुझे उस पेज का नाम यहाँ पे देखने को मिला कि सेल्स ऑर्डर सब फॉर्म है जिसकी आईडी 46 है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप आईडी चाहो तो कंफर्म कर सकते हो ताकि रिफ्लेक्शन सेम पेज पे भी हो। इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं स्टैंडर्ड का, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगे कि नाम जो है वो सेम मैच हो रहा है तो आप आईडी जा करके कंफर्म कर लो कि आप जिसका एक्सटेंशन बना रहे थे वो उसी में फील्ड आप डाल रहे हो कि नहीं, ठीक है। कंफर्म करने के लिए राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाना है। फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, सेल्स लाइन पे भी वो पेज फील्ड लगा दिया और यहाँ पे मैंने एडिटेबल फॉल्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई रिक्वायरमेंट ये था कि ग्लोबल नेम मतलब हेडर पे जो वैल्यू मैं डालूँ वो यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ पे डालने का जो है वो एक्सेस है नहीं, लाइन पे नहीं डालना है कुछ भी, जो डालना है वो यहाँ पे डालोगे। और आपको जो भी डालना है मान लो यहाँ पे वैट टैक्स, ठीक है, जो भी वहाँ पे डालोगे वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं डालना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये समझना है कि ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे बार बार चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो आ कैसे जा रहा है, ठीक है। अपने आप तो आ नहीं जाएगा, दोनों अलग अलग टेबल है, ये हेडर टेबल है, ये लाइन टेबल है, ये 37 है, ये 36 है। तो ये आ कैसे रहा है उसका कोड यहाँ पे यही वैलिडेट ट्रिगर के थ्रू हो रहा है। एक बार मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि इस फील्ड में आप वैल्यू वहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है, ये हेडर का है तो यहाँ पे तो आप डालते हो, ये देखो डालने के लिए ये एंटर करने दे रहा है। तो मान लो किसी ने इसमें वैल्यू डाल दिया, ठीक है, तो इसका मैंने ऑन वैलिडेट ट्रिगर स्टार्ट कर दिया है। ऑन वैलिडेट ट्रिगर अगर आप लगाते हो तो क्या होता है, वैल्यू डालने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करते हो तो इसका कोड रन होता है, मतलब वो हिट होता है कि ठीक है इसके बाद क्या करना है वैल्यू डालने के बाद। तो वो कोड मैंने लिखा है कि क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, मैंने एक सेल्स लाइन का वेरिएबल बनाया क्योंकि ये सेल्स लाइन टेबल है भाई, जहाँ पे वैल्यू डालना है उसका भी टेबल पता होना चाहिए। और मैंने एक चेक लगा रखा है, चेक बोलो इसको या फिल्टर बोलो, कि इस तरीके से कि ये जो फील्ड है इसका वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये बिजनेस सेंट्रल या एएल में नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हो आप, इक्वल टू तो सबको पता है और इस तरीके से नॉट इक्वल टू होता है। अच्छा, कुछ सी शार्प जावा वाले लोग होंगे जो शायद नॉट इक्वल टू को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है, तो उतना मुझे याद नहीं है अब, ठीक है। या यहाँ पे आप देख सकते हो
सी शार्प जावा वगैरह और एएल में इस तरीके से ये सिंटेक्स होता है कि आप नॉट इक्वल टू ऐसे लिखोगे, और मैंने लिखा है कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, मतलब ये ब्लैंक नहीं है, मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर यहाँ पे ब्लैंक नहीं है और मान लो मैंने ब्लैंक कर दिया और बाहर क्लिक कर दूँ, तो देखो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि भाई इसका एल्स तो लिखा ही नहीं है ना मैंने, कि अगर ब्लैंक हो जाए तो क्या करना है। हमें किस केस में करना है, हमें ये करना है कि जब इसमें ये ब्लैंक नहीं हो तब क्या करना है। तब क्या करना है, तो उसमें जो भी चीज़ है सेल्स लाइन को पहले रीसेट करना है। रीसेट क्यों? क्योंकि दोबारा से कोई फ़िल्टर नहीं होना चाहिए। नया वेरिएबल आप इनिशियलाइज़ करते हो हर बार। उसके बाद मैंने एक रेंज लगाया डॉक्यूमेंट टाइप ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि ये कोड के लिए नहीं चलेगा, ये काम ऑर्डर में होना चाहिए खाली। ठीक है, और मैंने इसको डॉक्यूमेंट नंबर पास कर दिया है। आप देख सकते हो कि PK1 है इसका डॉक्यूमेंट टाइप, PK2 है इसका, और PK3 है यहाँ पे। तो अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे गेट नहीं लगाया। तो गेट मैंने इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि गेट आप जब चलाते हो जब आपको सारी प्राइमरी की मिल रही हो। यहाँ पे मुझे 1 2 तो मिल रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, लेकिन लाइन नंबर का तो पता नहीं है कि भाई लाइन नंबर क्या हो सकता है, या यूज़र कल को कितना लाइन लेगा। हर लाइन के लिए क्या होता है, 10,000 से इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मान लो ये कितना आ रहा होगा, अगर लाइन नंबर आप देखो यहाँ पे, लाइन नंबर 10,000 है, जैसे मैं नया ले लूँगा 20,000 आ जाएगा। ऐसे ही करके जितना लाइन लेता जाऊँगा वो बढ़ता जाएगा 10,000 करके। तो क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली किस लाइन पे जाना है आपको पता ही नहीं है, तो गेट आप नहीं चला सकते, क्योंकि गेट चलता है आपको पर्टिकुलर सेम रिकॉर्ड के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कुछ यहाँ पे रेंज लगाए हैं, दो चेक लगा दिया बेसिकली मैंने, एक ऑर्डर का एक नंबर का। और उसके बाद इसमें जितने भी लाइंस मिल रहे हैं उसका टाइप क्या है, आइटम है, रिसोर्स है, जीएल है, कुछ भी है वो आप देख रहे होगे। वो ऐसा कुछ भी चेक नहीं लगा, मैंने सिंपली फाइंड सेट किया, मतलब सारी लाइन को फाइंड करो, और एक लूप चला दिया है रिपीट का, कि जब तक वो लाइन मिल रही है तब तक आपको क्या करना है कि हेडर में, मतलब ये जो है ये फील्ड आपका हेडर का है, सेल्स हेडर का, यानी कि ये वाली फील्ड, मतलब इसमें जो डालूंगा न्यू डेटा, मतलब ये जो न्यू डेटा है ये अभी इसके पास है, ये डाल दो सेल्स लाइन में, और ये तब तक डालते रहो जब तक लाइन मिलती रहे। तो हमारे केस में अभी एक ही लाइन है, तो जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा ये आपको डेटा दिख जाएगा। इस बार ये इसके अंदर क्यों गया, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक था। ठीक है, तो मैंने इफ़ का केस लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको मॉडिफाई चलाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये ध्यान रखिए ये सेम टेबल पे जब आप काम कर रहे हो तो सेम टेबल में ही अगर वैल्यू डालना है तो आपको बस ये वाला लाइन आप लिख दो, इतना तो काफ़ी है। लेकिन अगर किसी दूसरे टेबल का वेरिएबल बना के कर रहे हो तो क्या होता है, वो कंट्रोल स्विच होता है, तो आपको वहाँ पे मॉडिफाई चलाना पड़ता है, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट, है ना। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, जो कि हम लोग क्रॉड ऑपरेशन में ऑलरेडी सीख चुके थे। तो अभी हमारा एक ही लाइन था, ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मल्टी लाइन के लिए भी आप कर सकते हो। और अगर कल को रिक्वायरमेंट आता है कि भाई ठीक है मुझे आइटम के लिए खाली करना है, जो कि यहाँ पे टाइप है, तो आप यहाँ पे एक और चेक लगा सकते हो कि सेल्स लाइन का जो टाइप है वो आइटम होना चाहिए यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग करके देखना जो भी आपको जिस तरीके से करना है। तो इस कोड की वजह से क्या हो रहा है कि आप जैसे ही यहाँ पे डेटा डाल रहे हो आपका डेटा यहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद सेल्स हेडर और सेल्स लाइन की कहानी आपको समझ में आ गई। यानी कि सेल्स ऑर्डर, अगर मैं पेज से दिखाऊँ आपको तो सेल्स ऑर्डर यानी कि ये वाला फील्ड, और सेल्स लाइन यानी कि ये वाला सब फॉर्म किसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, ये आपका लाइन वाला है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब मैंने बोला था कि आपको जो है वो डेटा दिख रहा है कहाँ कहाँ पे, तो उसको समझने के लिए आप हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जो ऑर्डर हम लोगों ने पोस्ट किया था उसी को देख लेते हैं। तो हमें पता है कि पोस्टिंग के बाद इनवॉइस और शिपमेंट बनता है, तो मैं इनवॉइस में आ जाता हूँ, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पोस्ट किया था। तो मुझे यहाँ पे तो देखना नहीं है हेडर में, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मुझे वो डेटा दिख रहा है ग्लोबल में, तो इसको फिर से इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई जिस टेबल में पेज में डेटा देखना है उसका पता होना चाहिए कि नाम क्या है, आईडी क्या है। तो सेल्स इनवॉइस लाइन मतलब ये डेटा यहाँ पे भी होना चाहिए। सबसे पहले पेज देखते हैं, सेल्स इनवॉइस लाइन, ये देखो ये अपने आप यहाँ पे, ये भी मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया, ये आ रहा है। फिर मैंने इसको इस पेज में भी लगा रखा है, पोस्टेड सेल्स इनवॉइस सब फॉर्म का एक्सटेंशन होना चाहिए, ये देखो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर शिपमेंट में भी यहाँ पर इसको लगा रखा है,
ये देखो, शिपमेंट के लिए मैंने आपको बता रखा था, शिपमेंट लाइन पे क्लिक करोगे आप और यहाँ से करोगे शो डॉक्यूमेंट, तो आपको पोस्टेड सेल शिपमेंट देखने लगेगा और यहाँ से इसका लाइन आप देख सकते हो। तो मुझे पता चला कि सेल शिपमेंट लाइन में भी ऐड करना है, तो सेल शिपमेंट लाइन को भी एक्सटेंड करके सेम फील्ड कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर उसी का जो है पेज में भी मुझे देखना है डेटा, ठीक है, तो मैंने इस पेज का भी बना दिया है एक्सटेंशन और ये फील्ड मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो डेटा का फ्लो हो रहा है, अब इसके लिए तो मैंने कुछ कोड किया नहीं है, मैंने बस फील्ड ऐड करा और वैल्यू वहाँ पे जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है, वो उसको समझने के लिए वहाँ पे जो भी डेटा आपका जा रहा है वो लाइन से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सेल्स लाइन पे आपने ऐड किया था इस फील्ड को, तो उसकी आईडी थी 60,000, ये सब सेम था। तो ऑन द बेसिस ऑफ आईडी ट्रांसफ़र फील्ड आपका काम करता है। अगर आपका डेटा टाइप और नाम सेम है तो वो क्या करता है, इनवॉइस लाइन पे ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ये देखो, उसने चेक किया 60,000, उसमें जो डेटा है वो यहाँ पे डालना है पोस्टिंग के बाद, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है पूरा डेटा भाई, हेडर से ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे सारा कुछ, मतलब जो भी हेडर वाली चीज़ें हैं वो हेडर पे ट्रांसफ़र होती है, ये सब हेडर है, ठीक है। तो हेडर से तो कुछ लेना नहीं है हमें, लाइन की प्रायोरिटी हमने लोगों ने दिया था कि ठीक है लाइन से जो भी है, तो लाइन वाली चीज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हेडर का करना है हेडर का भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र फील्ड का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपकी आईडी सेम है प्रीवियस टेबल की और करंट टेबल जिसमें आपको डालना है नेक्स्ट टेबल में, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र फील्ड आपका डेटा वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट ट्विस्ट है वो क्या था, वो जो मैंने आपको बताया था, वो मेन बात ये थी कि जब आप यहाँ पे जाते हो फाइंड एंट्रीज़ में, तो एंट्रीज़ में आपको यहाँ पे दिखता है आइटम लेज़र एंट्री। अब आइटम लेज़र एंट्री एक ऐसी टेबल है, ट्रांजैक्शनल टेबल, जो कि आइटम के लेज़र को मेंटेन करता है कि ठीक है इस आइटम की कितनी क्वांटिटी या क्या कॉस्ट, किस इनवॉइस के लिए, किस शिपमेंट के लिए, है ना, कस्टमर का ग्रुप क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन होता है। तो मुझे भाई इस वाले टेबल में भी चाहिए था वो फील्ड और पेज में भी चाहिए था। तो फील्ड तो आप इजीली ऐड कर लोगे कि चलो ठीक है, आइटम लेज़र एंट्री, चलो भाई आइटम लेज़र एंट्री सेम अभी ऐड कर दिया है, ये आ गया। अब यहाँ पे आइटम लेज़र एंट्री में मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे इस पेज में भी लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, तो आप देख लो, मैंने इसको आइटम लेज़र एंट्री में क्वांटिटी के बाद मैंने ऐड किया है। तो क्वांटिटी के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये डिम वाला जो वैल्यू है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख गया। अब क्या है कि आइटम लेज़र एंट्री क्या है ना कि वो ट्रांजैक्शनल टेबल है, तो उस पर डायरेक्टली आप डेटा नहीं डाल पाओगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो डेटा है ये ट्रांसफ़र फील्ड के बेसिस पे जा रहा है। इसमें थोड़ी सी लंबी कहानी है, ये डायरेक्टली आप डाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं डाल पाओगे, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शनल डेटा होते हैं उसके लिए एक ब्रिज टेबल होता है। तो ब्रिज टेबल क्या करता है कि उसको टेम्पररी होल्ड करता है रिकॉर्ड को, मतलब सेल्स लाइन से उस ब्रिज टेबल पे जाएगा या शिपमेंट लाइन से आप समझो, या वो टेबल जब प्रोसेस में आ रहा है बीच में, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको आप बफर की तरह समझो। तो उस बफर टेबल में डेटा को डालता है और फिर उस ट्रांजेक्शनल टेबल में रिकॉर्ड को सेव कर देता है। तो आइटम लेज़र एंट्री के केस में क्या है कि यहाँ पे एक ब्रिज टेबल है जिसका नाम है आइटम जर्नल लाइन, कि आइटम लेज़र एंट्री पे भाई क्या रिकॉर्ड आपको सेव करवाना है, उसके लिए बफर में ये हर बार होल्ड करता है हर एक प्रोसेस के लिए। चाहे परचेज के लिए जाओ या आइटम लेज़र पे जब भी डालना होगा, तो आप समझ लो कि ब्रिज टेबल ये है। तो पहले मतलब इस पुल को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने अभी सेम ही आईडी ले लिया है, लेकिन आईडी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे वन भी ले लोगे, वन तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी आप अगर आइटम जर्नल लाइन में देखोगे तो ये है। तो मेक श्योर कि आपको बाहर का ही आईडी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने वो फील्ड ऐड कर दिया है आइटम जर्नल लाइन पे। ये क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली आइटम जर्नल पे आप डेटा डाल ही नहीं पाओगे, ऐसा कुछ प्रोसेस ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले इस ब्रिज टेबल में डेटा देना है और जैसे ही आपने इसमें दे दिया डेटा, इसके बाद यहाँ से आप वहाँ पे पिक कर सकते हो क्योंकि बफर होल्ड कर रहा है। तो पोस्टिंग में क्या हो रहा था कि जब आप इसको पोस्ट करते हो, तो पोस्टिंग में क्या होता है कि आइटम लेजर डायरेक्टली तो आपके प्रोसेस में आ नहीं रहा है, वहाँ पे तो शिपमेंट और इनवॉइस बन रहा है, तो शिपमेंट इनवॉइस उसको कहीं पे कॉल कर रहा है। तो मेक श्योर क्योंकि शिपमेंट में ही आपको ये दिख रहा है एंट्रीज, तो यहाँ पे आई को वो कॉल कर रहा है, ठीक है। आई मतलब आइटम लेजर एंट्री। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या है कि मैंने कुछ मतलब शॉर्ट मेथड यूज़ करे हैं,
ठीक है, आप देख सकते हो कि बेसिकली इवेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो। तो ये कोड तो आपने देख लिया, सिंपल कोड था, मैं आपको एक बार दोबारा से भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पेज एक्सटेंशन आपने देख लिया, अब आप टेबल एक्सटेंशन एक बार दोबारा से देख लो। ये ऑन वैलिडेट आप सीख चुके हो, आप ऐसे ही खुद से कुछ और फील्ड बना के कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो रिलेशन वगैरह लगा सकते हो, अगर आपको मैनुअली एंटर नहीं कराना है तो रिलेशन लगा लो किसी का। रिलेशन अगर स्टैंडर्ड का नहीं लगाना है आपको तो आप मैनुअल टेबल बना लो, उसमें डेटा डालो, फिर उसका रिलेशन लगाओ। ठीक है ना, टेबल रिलेशन, ये हो गया। तो बाकी आपका जो पोस्टिंग जो डेटा था वो शिपमेंट इनवॉइस लाइन पे तो जा रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र फील्ड आपकी आईडी सेम थी, वो जा रहा था। लेकिन आईएलई पे जो आपका डेटा वहाँ पे जा रहा है पोस्टिंग के बाद, जो कि मैंने आपको दिखाया था, वो जा रहा है, उसके लिए मैंने एक कोड यूनिट बना रखा है। ठीक है, अब आप इस कोड यूनिट में देखो, मैंने 2 इवेंट को सब्सक्राइब कर रखे हैं। 2 इवेंट क्यों, अभी मैं समझाता हूँ आपको। आपका फर्स्ट इवेंट क्या हो रहा है, आप पोस्टिंग कर रहे हो, तो सेल्स पोस्ट नाम की एक कोड यूनिट है, यहाँ पे आप जाओगे, फोटो डेफिनेशन ये देखो, सेल्स पोस्ट मतलब कि पोस्टिंग आप क्या कर रहे हो, शिप कर रहे हो, इनवाइस कर रहे हो, या दोनों कर रहे हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड के कोड हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, कोड यूनिट का तो एक्सटेंशन भी नहीं बना सकते। खैर, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें उसमें एक इवेंट लिखा हुआ था, मैंने उसको बस सब्सक्राइब कर दिया है कि वो इवेंट ऑलरेडी चल रहा है, अब मेरा भी एक काम कर दो तुम, उस इवेंट को, बेसिकली मैंने ये बोला है। तो वो इस तरीके से होता है, ये देखो, ये जो इवेंट है आपका ऑब्जेक्ट टाइप दिख रहा होगा, कोड यूनिट है, कोड यूनिट का नाम सेल्स पोस्ट है, और ये उसका नाम है कि ऑन पोस्ट आइटम जनरल लाइन ऑन आफ्टर कॉपी डॉक्यूमेंट्स फील्ड। तो कहाँ से, तो उस डॉक्यूमेंट से जो कॉपी करेगा वो वहाँ की बात है, कौन सी डॉक्यूमेंट, सेल्स हेडर एंड लाइन वाली। ये मैंने ब्लैंक रखा है, ये फॉल्स फॉल्स, ये सब अभी आप सिंटेक्स सेम ही रखो। ठीक है, ये प्रोसीजर का नाम है, और ये जो नाम है यही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इवेंट जो है वो कॉल होगा। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे मैंने देखा कि आइटम जनरल लाइन है इस मेथड के पास पैरामीटर में, और सेल्स लाइन भी है, बस। तो मुझे समझ में आ गया कि ऑन पोस्ट आइटम मतलब जैसे ही आप पोस्ट करते हो तो सेल्स लाइन का डेटा जनरल लाइन पे जा रहा होगा, तो उसी इवेंट को मैंने कॉल किया है। इवेंट वगैरह कैसे ट्रैक करते हैं, डीबग कैसे करते हैं, वो सब प्रोसेस धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप समझ लो। तो क्या हो रहा है कि सेल्स लाइन पे जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है जब आप इसको पोस्ट करते हो, मैं एक बार वापस आ जाता हूँ। ठीक है, मान लो कि अभी तो ये पोस्टिंग हो गया है, मान लो ये सेल्स लाइन है, तो सेल्स लाइन पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को उसी टाइम पे जैसे ये इवेंट कॉल हुआ, तो उसको मैंने आइटम जनरल में रख दिया, आइटम जनरल लाइन जो कि ब्रिज टेबल था। ठीक है, आइटम जनरल लाइन में रख दिया, तो क्या हुआ कि वो बफर में होल्ड करने लगा वो फील्ड, और ये इवेंट चल रहा था। और लास्ट में जब आइटम जनरल की पोस्टिंग होती है, मतलब कि जब वो आइटम जनरल लाइन में डेटा डालने के लिए जाता है, आइटम लेज़र एंट्री में, सॉरी, आइटम जनरल लाइन की जब पोस्टिंग होती है तो वो कहाँ पे डेटा डालता है, जनरल एंट्री में। तो लेज़र एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो उसका मैंने ऑन आफ्टर इनिट आइटम लेज़र एंट्री, इस तरीके से कुछ इवेंट है, उसको सब्सक्राइब किया है। उसके पास क्या है आप वो समझो, उसके पास क्या है, न्यू आइटम लेज़र एंट्री और आइटम जनरल लाइन है। पुराना वाला भी है उसके पास आइटम लेज़र एंट्री, तो वो एक इंटीज़र है कि हाँ ठीक है वो उसमें डालो। ये वाला जो है आइटम जनरल लाइन, इसके पास डेटा है, और जहाँ पे डालना है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, न्यू जनरल आइटम, ये जो है जनरल आइटम लेज़र एंट्री, इसमें ये जो फील्ड है उसको मैंने जनरल लाइन से निकाल करके डाल दिया है। ठीक है, तो ये 2 लाइन का ही कोड है मेन, बाकी तो स्टैंडर्ड का ही है। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप इवेंट सब्सक्राइब करते हो तो इवेंट को वहाँ पे निकालना कि कौन सा इवेंट से हमारा काम हो जाएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बिजनेस सेंट्रल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे कि ये आप कैसे वहाँ पे ढूंढोगे, उसके लिए आपको डीबग कर सकते हो या फिर इवेंट को रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट एंड से, और फिर आप पता लगाते हो कि किस तरीके से वो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कोड यूनिट में मैंने इवेंट को जो है सब्सक्राइब कर रखा है, 2 इवेंट को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो भी लेज़र वगैरह पे जो आपको कोड दिख रहा था वो इसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, आइटम लेज़र एंट्री में।
तो जल्दी से मैं आपको एक बार समरी दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। बेसिकली 3 फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे बनाए थे टेबल एक्सटेंशन में। सबसे पहले सेल्स हेडर टेबल पे फ़ील्ड ऐड किया था, फिर वैलिडेट का ट्रिगर लगा के सेल्स लाइन पे डेटा पहुँचाया। टेबल लेवल से ही फिर सेल्स लाइन पे ऐड किया। उसके बाद आपका इनवॉइस लाइन है, शिपमेंट लाइन है, आइटम लेज़र एंट्री है, फिर जनरल लाइन पे ऐड करना पड़ा क्योंकि ये ब्रिज होता है आपका इन दोनों टेबल के बीच का। उसके बाद मैंने पेज एक्सटेंशन बनाया था डेटा को देखने के लिए, और यहाँ पे एडिटेबल फॉल्स ताकि यूज़र वहाँ पे कुछ गलत वैल्यू अपने मन से ना डाल दे। मेक श्योर कि वो हेडर से ही ट्रांसफ़र होना चाहिए लाइन पे। उसके बाद शिपमेंट लाइन पे गया, इनवॉइस लाइन पे, शिपमेंट लाइन पे, फिर यहाँ पे आइटम लेज़र एंट्री पे, और सबसे लास्ट में मैंने एक कोड यूनिट बनाया था जो कि ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। इस तरीके से जो है ये पूरा कोड है। ठीक है, ये सब्सक्राइब है, स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसके आगे क्या वो लिखा हुआ है। ये क्या होता है ना कि आपका स्निपेट सपोर्ट देता है जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग सिंटैक्स सीख जाओगे। फिर सिंपली मैंने इसको पब्लिश किया था, और पब्लिश करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैं ये फ़ीचर हटा देता हूँ, तो ये फ़ीचर हटाना कैसे है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपना एक्सटेंशन जो BCLG प्रोजेक्ट वाला है मैं उसको हटा दूँगा। एडवांस में जाते हैं, एक्सटेंशन में जाते हैं, मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और दिख रहा है मुझे ये। यहाँ पे गया मैं, अनइंस्टॉल, मुझे डेटा भी नहीं चाहिए तो मैंने इसको यस कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंशन डिलीशन का मतलब ये हुआ कि अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया था, ये इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितना भी कोड, वो सब अब यहाँ से हट गया है। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसमें अब कुछ भी नहीं है आपका। तो आप इसको सिंपली एक बार रिफ़्रेश करो, तो आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे डाली थी, मतलब वो एक्सटेंड फिल किया था आपने आपने इवेंट लिखा था, ऑन वैलिड ट्रिगर, वो सब अब हट गया है। अब इसका बिहेवियर वैसे ही हो गया जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं। सेल्स ऑर्डर में आता हूँ मैं, और कोई भी, चलो एक नया ऑर्डर ही बना लेते हैं। सीधे ऑर्डर बना रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोड से ऑर्डर बनाया था, लेकिन अब डायरेक्टली ऑर्डर भी बना सकते हो। कस्टमर अगर ज़्यादा वो है कि भाई जल्दी दे दो, सर पे बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब देखो पोस्टिंग डेट के बाद आपको सीधा वैट दिख रहा है, आपका फील्ड ही नहीं है। और यहाँ क्वांटिटी के बगल में आ रहा था, वो भी नहीं है। इतना ही नहीं, जब आप यहाँ पे ये लोगे, क्वांटिटी ले लिया 1, और जब आप इसको पोस्ट करोगे, शिप एंड इनवॉइस कर रहा हूँ मैं, पोस्टिंग के बाद भी आपको वो फील्ड कहीं नहीं दिखने वाली है। ठीक है, ये हो गया पोस्टिंग 220। अभी इनवॉइस लाइन ओपन होने वाला है, पोस्टेड इनवॉइस, ये देखो क्वांटिटी के बगल में वो फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमने हटा दिया है, तो इसलिए नहीं है। एंट्रीज, और ऐसे शिपमेंट लाइन को भी देख सकते हैं। ये मैं शिपमेंट लाइन में आ गया, शो डॉक्यूमेंट, ये देखो यहाँ पे भी क्वांटिटी के बगल में वो फील्ड था, वो नहीं आ रहा है, फील्ड ही हट गया। वो वैल्यू तो दूर की बात है, फील्ड हट गया। फील्ड तो वैसे आप ऐड कर सकते हो, फील्ड कोई भी ऐड कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग कि वैल्यू कैसे पहुंचाना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था, वो कोड के थ्रू आप करते हो। आइटम लेज़र एंट्री पे आपने डाला था, ये देखो यहाँ पे भी कोई फील्ड नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हो कि आपका BCLG का कुछ भी प्रोजेक्ट यहाँ पे है कि नहीं। नहीं है। ग्लोबल करके फील्ड था, कुछ भी नहीं है। ये स्टैंडर्ड का ही आ रहा है, बेस एप्लीकेशन। मतलब ये हुआ कि पूरा फीचर जो है वो आपने रिवर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वहाँ पे सेल्स लाइन से उस डेटा को वहाँ तक पहुँचा सकते हो, या किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, मैंने ILE के लिए दिखाया, आप GL के लिए देखो, कस्टमर लेजर के लिए देखो, है ना। और मैंने सेल्स प्रोसेस के लिए दिखाया है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर जो चलता है। आप परचेज के लिए इसको ट्राई करो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है इस प्रोसेस को समझने में, या फिर कोड वगैरह से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसको एंड करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।